गरीब का घर। रमेश और उसकी पत्नी का एक छोटा बेटा था। रमेश और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वही झोपड़ी में रहते थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वह झोपड़ी के आसपास आने जाने वाले वाहन को सामान बेचती थी। सीता, पुल वाली लाल बत्ती काफी देर रहती है, इस कारण वहां पर भीड़ बहुत रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज वहीं पर सामान बेच लेता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती बंद होते ही गाड़ियां दौड़ने लग जाती है। रमेश पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। भैया, ये खिलौना ले लीजिए, एकदम सस्ता है। ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए का है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए लगाओगे? इतने में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 5 रुपए ही दे दो। रमेश 5 रुपए लेकर जैसे ही गुड़िया पकड़ाता है, इतने में एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही रमेश नीचे गिरता है, एक गाड़ी उसे और कुचल देती है। रमेश वहीं मर जाता है। रमेश के साथ एक और आदमी सामान बेचता था। वह ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए रिंकू के बापू? बापू, बापू आप कहाँ चले गए? बोलो ना बापू। ममता रिंकू के हाथ से रमेश का अंतिम संस्कार कराती है। रमेश के देहांत के बाद ममता एकदम अकेली हो गई थी। एक दिन ममता रिंकू और गोद में बच्चे को लेकर दिन भर गुब्बारे बेचती है। रिंकू, तुम यही पिंकी के साथ रहना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ गुब्बारे बेचकर रानी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब, ये पेन ले लो, 10 रुपए में है। 5 पेन है, ले लो ना साहब। बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगे तो मैं बच्चों के खाने के लिए कुछ ले आऊंगी। ममता मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है। बच्चों के लिए दूध और रोटी खरीद कर ले आती है। तभी एक औरत ममता के पास आती है। अरे ओ ममता, कल हमें ये झोपड़ियाँ खाली करनी पड़ेगी। यहाँ से तुम भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 90 रुपए किराए पर झोपड़ी ले ली है। तुझे बताने ही आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के लिए घर कहाँ से लाऊंगी? ममता बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक औरत गिर जाती है। ममता भाग के महिला के पास जाती है। ओ भैया, ये कैसी ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर चलाना चाहिए था। अब जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ममता उस औरत को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला उन सबको उतार कर भाग जाता है। रिंकू, तुम जल्दी से उन भैया को बुला कर लाओ, वो माजी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इनके घर से जो भी सदस्य है, आप उनको बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं इन्हें नहीं जानती कि ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में कुछ बता पाएगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस औरत को होश आ जाता है और वह अपने बारे में बताती है। बेटा, मेरा नाम सुकन्या है। पता नहीं उस ऑटो वाले ने कैसे चलाया, अचानक से ठोकर लगी, ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे कुछ याद है, तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटे, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं। एम्बुलेंस घर पहुंचाने में मेरी मदद करो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी। आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता सुकन्या को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। सुकन्या को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर सुकन्या फोन पर अपने पति को
सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता सुकन्या की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम रो क्यों रही हो? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, अगर तुम नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, तुमने इतना किया मेरे लिए, वो ही बहुत बड़ी बात है। ममता सुकन्या को अपने रोने का असली कारण बताती है और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर सुकन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी कि मैं क्या करूं? अपने इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। वहाँ सामने रसोई है, वहाँ जाकर तुम अपने लिए भी खाना बनाओ और मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब तुम सब मेरी वजह से भूखे बैठे हो? माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। ममता सुकन्या और रिंकू को खाना देती है और मुन्नी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब सुरेंद्र वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है और वो भी ममता का धन्यवाद करता है। ममता बेटी, तुमने सुकन्या के लिए इतना सब कुछ किया, इसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे सुकन्या की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता सुकन्या की बहुत सेवा करती है। 1 महीने बाद सुकन्या एकदम ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो मुझे भी अब चलना चाहिए। मुझे आपके पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। ममता, रिंकू मुझे अपनी नानी कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है। रिंकू और मुन्नी को देखकर नाना नानी वाला प्यार जाग गया। तुमने सुकन्या की माँ जैसे सेवा की है बेटी, हम अपनी बेटी को भी बेसहारा भटकने नहीं देंगे। ममता की आंखें आंसू से भर आती है। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता सुकन्या के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता सुरेंद्र के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी। उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए।